हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है ये वॉल्यूम 2, जिसमें कि 20 सेट दिया गया है और इस 20 में से 5 सेट जो है प्रीवियस ईयर सेट है। ठीक है, जिसका कि देखिए बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जो एग्जाम हुआ था उसका जो है सेट दिया गया है इसमें। फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आया है, इस सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 12 है उसको कवर करेंगे। ठीक है, और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 11 तक, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का जो निशान है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। इस क्रम में सबसे पहले जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है ही रैन टुवार्ड्स हिज मदर ब्लैंक एंड हग्ड हर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, गेली का जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, गेली का यूज जो है यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैम्प एस्क्वीव मीन्स, और ये जो है एडम है और इसका मतलब जो है पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि निराशाजनक परिणाम जिसको बोला जाता है। ए डैम्प एस्क्वीव जो एडम्स होता है उसका मतलब यही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सिलेक्ट सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ठीक है, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इस वाक्य में फॉन्ड के साथ जो है देखिए ऑफ का प्रयोग बिल्कुल सही है यहाँ पे जो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से सही आंसर इसका ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का जो यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग जो दिया गया ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नौकरशाही। आप लोग याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कलेक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो दिया है सेंटेंस ही केम, माफ कीजिएगा, वी केम टू, उसके बाद ब्लैंक है एज वी वेयर पासिंग थ्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए से हेलो। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, से हेलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वी कैम टू से हेलो एज वी वेयर पासिंग थ्रू जो है यहाँ पे देखिए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया गया है एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए एक वन वर्ड जो है चूज करेंगे। सही आंसर इसका इग्लू हो जाएगा। एस्किमो हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक जो है ये क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप। इसको क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये दिया गया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसको क्या करना है, इसको चेंज करेंगे किस में, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस में जो चेंज होगा तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहा है इसमें कि ही सेड टू हर डिड इट शेक यू ऑफ एज मच एज इट shook me। Change the sentence into indirect speech and
चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको जो है देखिए डायरेक्ट नरेशन, ये जो है नरेशन का क्वेश्चन, डायरेक्ट जो स्पीच इसका दिया गया और उसको क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसको जो चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही आस्क्ड हर इफ इट हैड सेकंड हर अप एज इट हैड सेकंड हिम। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए इत्यादि जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। सही वर्तने वाला शब्द का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वादिष्ट, बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से लिखा जाता है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और वह शब्द है सूर्य। सूर्य शब्द जो दिया गया है इसके कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे क्या करना है, मतलब चूज करना है। तो ऑप्शन ए में जो दिवाकर दिया गया है, ये दिवाकर जो है ये सूर्य का बिल्कुल पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है टेढ़ी खीर होना और इसका मतलब क्या होता है, इसको जो है इसमें से चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य का बहुत कठिन होना। टेढ़ी खीर होना का मतलब क्या होता है, कार्य का बहुत कठिन होना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है। संस्कृत जो है वह किस परिवार की भाषा है, तो यह आर्य परिवार की भाषा है संस्कृत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद है वह विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। वह किस प्रकार का समास कहलाता है, तो उस समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे भगवान मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो फ्रेंड्स इसमें संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार के क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर में कह रहा है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, सही है इसका शोक। करुण भाव का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कह रहे हैं कि अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्युक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा अति जो है, देखिए अति इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो वारिस जो है ये समुद्र का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर इसका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय और जाह्नवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है, तो याद रखिएगा ये विस्मयवाचक प्रकार का वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है। किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है कि चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है,
तो इसमें हो जाएगा देखिए शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वह शब्द है अनाहुत। अनाहुत शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए इसमें कह रहा है कि समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो यह कृति है कृष्णा सोबती की, ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कांटा का विशेषण कौन सा होगा? कांटा का कौन सा विशेषण होगा? तो कांटा का विशेषण होता है कंटीला। क्या होता है? कंटीला होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से अब जनरल स्टडीज का क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है सहकारी संघवाद का। ठीक है, किसका? सहकारी संघवाद का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है तो वह है अनुच्छेद 51 का कैपिटल ए और उसके बाद स्मॉल ए ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ठीक है, अनुच्छेद 44 के अनुसार जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है संविधान के 43वें अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 35 देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है ये। और ये JS वर्मा समिति जो है 1999 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1999 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है भारत का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए उत्तर भारतीय मैदान जो है ये भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो वह है क्वार्टज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि भारतीय मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? तो सही कथन जो है इसका हो जाएगा अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो वह हो जाएगा सममेघ रेखा। इसे क्या कहा जाता है? सममेघ रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? किस नदी का उद्गम होता है? तो यह होता है गौरी गंगा नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स अब यहाँ से जो है देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51 से। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है इसमें सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता
कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए जियाउद्दीन नाम से, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्रेंड्स, भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना, बाल्कन प्लान और डिकी बर्ड योजना इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही है। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन जो है इसमें से सही है? तो सही कथन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में केवल 1 और 3। देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से बिल्कुल सही है, और चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही है। और ये जो 2 दिया गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश, ये गलत है, ये उत्तराखंड से हुआ था इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 56 दिया गया है, कह रहा है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था? राइट आंसर इसका प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? तो इसमें जो है देखिए विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? किसने हत्या की थी? सही है सरदार उधम सिंह। ठीक है, 13 मार्च 1940 में जो है पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में जाके जो है उनका हत्या कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? किसने राजी किया था? तो ये राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 71। प्रश्न नंबर जो 71 दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा इसे प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, इसे प्रारंभ किया गया था 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आइए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये गया में भी है, पटना में भी और भागलपुर में भी है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है? तो ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है तो वह है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश जो है देश को नेतृत्व दे रहा है? तो इसका सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो वह बनी है गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है?
तो यह रखा गया है देखिए सिक्किम में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है और सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रेंगपो रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये है रेंगपो रेलवे स्टेशन। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए कजान जो कि रूस में है, रूस जो है इस बार 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का जो है मेजबानी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है इसका? इंद्रजाल इसका नाम है। तो ऑप्शन बी सही है। मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती जो है देखिए इसका नाम था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? उस दवा का नाम क्या है? तो उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनाक सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए भारत जो है T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है ये जो है ट्रॉफी जीता गया था इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ex situ संरक्षण कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ये हो जाएगा देखिए घास, उसके बाद बकरी और उसके बाद मानव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 85 देखिए कह रहा है कि हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट जो है देखिए उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ होता है इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? सही है, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आंख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख केवल क्या देख सकता है? केवल क्या देख सकता है? तो ये केवल निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? तो इसमें देखिए एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह किस प्रकृति का होता है? तो वह हमेशा सीधा तथा काल्पनिक जो है प्रकृति का होता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या बिल्कुल सही नहीं है? तो देखिए गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? कौन सी स्थिति सही है? तो अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करना, ये जो है बिल्कुल सही स्थिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो वह है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज जो है वह वायरस है जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? भारतीय मूल का पहला शासक, तो वह शासक था हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसमें जो है उन्होंने पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब घटित हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये हुआ था 1942 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुआ था? तो सबसे पहले होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनाया है? तो ये मदन मोहन मालवीय ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वह किसके संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो किसके वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है ये। ऑप्शन बी ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 103। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था? किसके द्वारा नामित किया गया था या चुना गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसे चुना गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन जो बी में दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? कितने दिन के अंदर जो है इसे बुलानी पड़ेगी? राइट आंसर है 14 दिन के भीतर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल फ्लोरी नहर द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए माध्यमिक रोकथाम। ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो वह हो जाएगा देखिए बालाघाट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है तो ये नामित किया गया है धारावी को। ठीक है, धारावी को जो है देखिए स्लम की ये धारावी स्लम जो है इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ब्लॉक पर्वत का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय
और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद से? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से जो है राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1992 से 97 था। ठीक है, 1992 से क्या था? 97 था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ये शून्य के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 113 और फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? उस खेल का नाम क्या है? तो उसका नाम है कार्फ बॉल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा वह देश है? तो फ्रेंड्स वह देश है म्यांमार। म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। बात करें इसके सदस्य देशों की वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, और सार्क का सचिवालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को जो है सार्क की स्थापना हुई थी। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? वह भारत का कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2040 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है ए सना। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? भारत का पहला विश्वविद्यालय तो वह विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? किस देश के साथ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है इंग्लैंड के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? कितना प्रतिशत? तो वह है 1% से भी कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है? कौन सी एक औषधीय फसल है? तो देखिए घृत कुमारी जो है यह एक औषधीय फसल है। एलोवेरा को ही हिंदी में जो है इसको क्या कहा जाता है? घृत कुमारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से किसमें या किनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किसमें या किनमें कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा और स्पंज, इन दोनों में जो है किसी भी प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है यानी कि ऑटोट्रॉपिक? कौन इनमें से स्वपोषी होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए शैवाल, जिसको कि एल्गी कहा जाता है, ये बिल्कुल स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सामान्य एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है? सामान्य एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है देखिए यूपनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपनिया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही होगा।
एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? किस प्रकार स्थित होते हैं? तो ये एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? तो इसका जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल शून्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन का पर्याय, तो इसका पर्याय हो जाएगा पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 131, एल्यूमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? किस कार्य में उपयोगी है ये? तो ये संकर नोदक के रूप में जो है, यानी कि हाइब्रिड प्रोपिलेंट के रूप में जो है इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? किसके एसिटिलीकरण से? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए मॉर्फिन के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो टोटल 600 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अति स्राव के कारण होता है? किसके अति स्राव के कारण होता है? तो ये जो है थायराइड हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मायलिन कृत एक्सोन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और उसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।